बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम लोग जो पेपर करने जा रहे हैं दैट इज आपका 7707। ये आपका पेपर 2 है और वेरिएंट 2 है और पेज 2020 का, जिसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट दरकार, और हम भी कोशिश करेंगे 1 घंटा 45 मिनट में सवाल को निपटा दें। तो भाई स्टार्ट करते हैं। नाम वाम लिख ले पेपर पे सब लोग अपना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की शक्ल देख लेते हैं। एक परचेज जर्नल बना के दे रहा है और एक कैश बुक बना के दे रहा है। ओके, सो बेसिक अकाउंटिंग का सवाल है, जिसके अंदर आपसे वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और कैश दोनों मिला के सवाल पूछा है। तो कैश बुक और बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, इसके ऊपर आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। सही है। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखो बेटा, सबसे पहले सवाल के अंदर बोलना शुरू करते हैं। नंबर 1, बिलाल इज अ ट्रेडर। ठीक है, बिलाल जो है वो एक ट्रेडर। ही बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर एंड फॉर कैश। ठीक है, वो जो गुड्स है ना, वो दो तरीके से बाय करता है, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। लेकिन बोलता है ही सेल्स गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली। लेकिन जब वो बेचता है गुड्स को, तो सिर्फ किसके ऊपर बेचता है? कैश। खरीदता वो दोनों तरीके से, उधार पे भी खरीदेगा और कैश पे भी खरीदेगा, लेकिन बेचेगा तो सिर्फ कैश पे बेचेगा। आगे वो बोलता है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2020। अब ये बोल रहा है कि अप्रैल के मंथ के अंदर, मंथ ऑफ अप्रैल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन देखें तो क्या है? अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग का सवाल है। हम पहली रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। प्रिपेयर, फिर पढ़ते हैं आगे। प्रिपेयर परचेज जर्नल फॉर अप्रैल 2020। परचेज जर्नल किसे कहते हैं? क्या कहते, किसको कहते हैं? सॉरी, परचेज लेजर तो नहीं लिखा हुआ, परचेज जर्नल लिखा हुआ है। तो ये जर्नल क्या होता है? ये तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। सही है, परचेज डे बुक जिसका दूसरा नाम है। यानी कि ये आपको बताएगा क्या? आपकी क्रेडिट परचेजेस बताएगा कि आपकी थ्रू आउट द मंथ क्रेडिट परचेज कितनी है। तो बेटा हमेशा ना पेपर के अंदर जर्नल और लेजर के अंदर बड़ा फर्क है। लेजर इज द टी अकाउंट। लेजर किसको कहते हैं? टी अकाउंट को। जर्नल क्या है? बुक है, किताब है। सही है। अच्छा जी, तो हमने ये बनाना है और बोलता है टोटल द परचेज जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट टू विच द टोटल वुड बी पोस्टेड। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले बोलता है 4 अप्रैल को bought goods on credit from Millie, list price 320 subject to a trade discount of 20%। अच्छा जी, सवाल सवाल ये है कि इन्होंने मिली से सामान खरीदा है। गुड्स बॉट फ्रॉम मिली, ठीक है, ऑन क्रेडिट। द लिस्ट प्राइस वाज 320 whereas the trade discount was 20%। नाउ लिस्ट प्राइस मतलब दुकान के ऊपर जो चीज लटकी हुई थी उसके ऊपर जो प्राइस लगी हुई थी उसे हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, लिस्ट के ऊपर कितने पैसे लगे हुए थे? 320 रुपए लगे हुए थे, लेकिन या $320 लगे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना बना? 20%। यानी कि नॉर्मल बात। एंड वी ऑल नो दैट कि जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट्स होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बस वो इनवॉइस में रिकॉर्ड होती है। दैट्स इट। उसके अलावा वो ट्रेड डिस्काउंट्स और कहीं रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन तो की जाती है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो इन्होंने परचेजेस करी है ये किस वैल्यू में करी होगी, तो आप क्या बोलोगे? 320 का 80%। अगर हम डायरेक्टली निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने रुपए की क्रेडिट परचेज हुई। तो कितना आ रहा है? 256 आ रहा है। ठीक है, तो 256 आ गया। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ कि यार क्या ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है? तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बेसिकली हमें कहाँ रिकॉर्ड करनी चाहिए? परचेज जर्नल के अंदर या परचेज डे बुक के अंदर, क्योंकि एक क्रेडिट परचेज है। राइट। अच्छा जी, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास आके। यहाँ पे लिख लें कौन सी डेट को हुआ ये? 4 अप्रैल को हुआ। तो 4 अप्रैल 2000 कौन सा चल रहा था? 20 चल रहा था या 19 चल रहा था? 20 चल रहा था।
ठीक है, अब सबसे पहले डिटेल में आप क्या लिखेंगे, उस बंदे का नाम, क्या नाम है उसका, मिली। ठीक है, तो ये मिली से आपने ये सामान खरीदा था, और ये कितने का खरीदा था आपने, 2। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होती है, परचेजेस। परचेज के अलावा कुछ और रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपने क्रेडिट में कोई नॉन क्रेडिट खरीद लिया मिली से, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा भाई, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं। बिल्कुल, आगे आ जाए जरा, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है नंबर 5, 5 अप्रैल को हुआ, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ईएचएल लिमिटेड 500। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ईएचएल से आपने खरीदा 5 तारीख को, तो यहाँ पे आके आप लिख दो 5 अप्रैल 2020। किससे खरीदा था इन्होंने, ईएचएल लिमिटेड 500 का, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। मैं आगे बढ़ा सवाल के अंदर, सवाल में मैंने आगे देखा, बोलता है बॉट स्टेशनरी 145 पेइंग बाय चेक। देखो स्टेशनरी खरीदी है और चेक के थ्रू खरीदी है। हाँ, जब कैश बुक की बात आएगी तब ये बातें हम कैश वैश में करेंगे, यहाँ नहीं करते। आगे बोलता है कैश सेल्स करनी है आपने 280 की, वर पेड इमीडिएटली इनटू बिलास बैंक अकाउंट, यानी कि एंट्री ये बनती हुई नजर आ रही है, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन अभी तो काम नहीं। पेड 128 कैश टू मिली, रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, इधर सिर्फ रिकॉर्ड क्या करते हैं, लिख, आप लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, मैं अगर मिली को पैसे भी दे रहा हूँ ना, तो वो कैश बुक में जाएगा, वो भी एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, लेकिन यहाँ पे कोई कैश का जिक्र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ किसका जिक्र आएगा, जब मैं उधार पे कुछ खरीदा, भाई गुड्स खरीदा। आगे 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 बोलता है नंबर 12, कैश सेल्स 110 लिखेंगे, राइट। आगे आगे बोलता है बॉट गुड ऑन क्रेडिट 250 फ्रॉम टॉड who offers 4% cash payment made within 14 days। भाई आपने क्या करा है, आपने सामान खरीदा है, कितने का सामान खरीदा है, 250 रुपए का। हाँ जी, अब क्या करेंगे, कोई वर्किंग, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं करेंगे, याद रखिएगा, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। इस टाइम पे हो क्या रही है, परचेजिंग हो रही है। ये जब पेमेंट करने जाएगा तब इसको डिस्काउंट रिसीव होगा। अब वो पेमेंट करने कब गया, अगर 14 दिन के अंदर चला गया तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, नहीं गया तो फिर नहीं रिसीव होगा। लेकिन हाँ, परचेज ऑफ गुड्स तो हुई है 250 की, तो वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे। किससे खरीदी इन्होंने, किस तारीख को, 13 अप्रैल 2020। आपने टॉड, क्या है, सिर्फ टॉड है, कितने का खरीदा है आपने इससे, तो ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है, फिर आगे वो बोलता है बॉट ऑफिस इक्विपमेंट 500 पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर। नहीं, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ होता बॉट ऑफिस इक्विपमेंट 500 ऑन क्रेडिट, फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते, फिर भी नहीं रिकॉर्ड करते, बेवकूफ बना रहा था। अच्छा सर, तो फिर एक बात बताएं, अगर ये उधार पे खरीदता है, लेट सपोज टॉड से खरीद लिया इसने, तो एंट्री बनती इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है, और टॉड क्रेडिट, यही एंट्री बनती 500 से। फॉर एग्जांपल कि ये उधार पे एक इक्विपमेंट खरीदता टॉड से, ये एंट्री बनती, तो सर ये किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाएगी, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, हाँ कहाँ जानी चाहिए, कैश बुक में कैसे जाएगी, कैश इन्वॉल्व में ट्रांजेक्शन में, जनरल जर्नल के अंदर। जो ट्रांजेक्शन इन 5 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं रिकॉर्ड हो सकती, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल। डन, क्लियर हो गया। इवन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, बैड डेट हो गया, जो जो आपने सस्पेंस अकाउंट पढ़ा उसमें जो आप करेक्टिंग एंट्री बनाते हैं वो एंट्रीज, या फिर क्रेडिट परचेज ऑफ नॉन क्रेडिट एसेट, ये सब जर्नल सब जर्नल। अच्छा जी, तो ये बात हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगेन ये मैं अपनी पुरानी आदत तो दोबारा चला गया कि हर चीज के ऊपर उसकी एक और एग्जांपल ले लेंगे, इतनी देर में तो 3 घंटे हो जाएंगे। सही है, हम वापस आते हैं। ओके, बोलता है पेड बाय चेक फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम डॉट 30 अप्रैल आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं। पेड 245 टू ईएचएल, टेलीफोन ट्रांसफर के थ्रू हमने करे इनको, नहीं जी। उसके बाद आगे बोलता है सोल्ड ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 500, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। इसका मतलब आपकी जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है वो ये रही, टोटल निकाल लो कितना आ रहा है,
ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट 1006। कौन सी डेट को ट्रांसफर करोगे? अप्रैल 31 का होता है, 30 का होता है, 30 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे 30 अप्रैल 2000। तो देखो 4 मार्क्स थे, 4 मार्क्स में ऊपर 3 और नीचे टोटल लिखने का, और उसने बोला था कि ये कहाँ ट्रांसफर होगा उसका 1 मार्क दे रहा होगा आपको। सही है, 1 मार्क इसका होगा, 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका और 1 मार्क। क्लियर हो गया? डन। अब ये 2 कॉलम इसने क्यों बना के दिए हुए थे मुझे नहीं पता। वैसे जो आपका परचेज रेट होता है वो 1 कॉलम होता है, वो मतलब उसमें डॉलर का 1 कॉलम बनता है, इसमें 2 क्यों बना के दिए ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन चलो एक एग्जामिनर है, बड़े। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे वो बोलता है, वो सोच रहा होगा बच्चा यार डेबिट क्रेडिट एंट्री ना बना दे, तो उसने शायद इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हालांकि नहीं होता, नहीं होता। मैंने आप लोगों को जब फॉर्मेट भी बनवाया इसका, तो ये मैंने नहीं बनवाया होगा आपको, सही, याद रखना ये बात। सही, अच्छा, तो वो ऐसे खेलने बोलता है कंप्लीट बिलाल कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट। वो बोल रहा है कि अगले पेज पे उसकी कैश बुक है वो बनाए बिलाल की, बैलेंस द कैश बुक एंड प्रिंट डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2020। ठीक है, तो हम कैश बुक बनाते हैं, लेकिन अब कैश बुक के अंदर हम पहले यहाँ पे पता है क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें से हमारी कैश ट्रांजेक्शन है कौन कौन सी सबसे पहले, ताकि हम वहां जाते हुए इधर से देख लें पहले। क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन कैश है? आप लोग बताएं चले, पहली है कैश या नहीं है? नहीं है। दूसरी, तीसरी, ओके वेरी गुड, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, उसके बाद है या नहीं है? पेड बाय चेक फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम टॉड। हाँ भाई, पैसा दिया है ना, कैश और बैंक इन्वॉल्व भाई रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बताओ, हाँ नहीं, अच्छा भाई सब लोग बताए ना, फिर उसके बाद क्या है? सही है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब हम अब कैश बुक बनाते हुए ये जो सीधी वाले टिक मारे ये वाली हम देखेंगे। सही है, अच्छा भाई चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले बोलता है बॉट स्टेशनरी 145 पे बाय चेक। पैसा आया या गया? गया, तो चेक के थ्रू दिया है तो बैंक कम हो जाएगा 145 से, तो आज वो बैंक को कम करते हैं 145 बैंक। अच्छा, डेट वगैरह आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ये क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे, डेट क्या दी? 6 ऑफ, अच्छा मैं जो है ना यहाँ पे ऊपर चलो ये ठीक है, स्टेशनरी कितने की? 145 बाय चेक, तो यहाँ पे बैंक में लिख देंगे, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? डन। फिर आगे देखते हैं अगला। आगे वो बोलता है कैश सेल्स ऑफ 280 इमीडिएटली इनटू पेड इनटू बिलाल बैंक अकाउंट। बेटा जरा सुनो, तो एंट्री क्या बनती हुई नजर आ रही है? कैश सेल नहीं है, लेकिन बैंक में फौरन जमा हो गया पैसा, तो बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कभी कभी पता है क्या होता है, कस्टमर आता है आपसे कुछ खरीदने, बोलता है सामान बेचो, वो बोलते हैं भाई कितने का है, वो बोलता है यार 20,000 रुपए का बिल कर दिया, बोलता है यार कैश कम है, मैं एक काम करता हूँ तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, वो आज के आज मुझे ट्रांसफर कर देता है। कभी कभी आज के दौर में ऐसा ही होता है, तो ये आप बोलते हो कि कैश बैंक में जमा करते हो, सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो फौरी तौर पर जाके बैंक में जमा करवा देते हैं, लेकिन ये बैंक में पैसा आया है 280 का, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 280 से, ठीक है। तो बैंक को डेबिट कर देते हैं 280 से। देखो अब ये बैंक की डेबिट साइड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 280। कौन सी तारीख थी? 8 ऑफ अप्रैल, ठीक है। और ये क्या हुई थी हमारी? सेल हुई थी। देख लो बेटा, ये डेबिट साइड पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर हो गया, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छा भाई फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, हमने ये भी रिकॉर्ड कर ली ये वाली, और हमने ये भी रिकॉर्ड कर ली। पेड 128 कैश टू मिली, मिली को कैश पे कर दिया, तो कैश कम हो गया 128 का। तो भाई आप लोग मुझे डेट बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी पेमेंट साइड पे कितना? हाँ, अमाउंट 128 का अमाउंट है, मिली को पे करा है 10 अप्रैल, ठीक हो गया, सही है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है, जब पैसा आया तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि रिसीट साइड होती है, और जब पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। अच्छा जी, अब अगली ट्रांजेक्शन 12 पे है, जो कि है कैश सेल्स $110। तो भाई आपने कैश सेल्स कर दी 12 अप्रैल को, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट यही एंट्री बनेगी, तो बना दो।
क्या टेंशन है? चलो भाई, तो 12 अप्रैल थी ना, 12 अप्रैल आपने सेल्स करी है, लेकिन इस बार जो आपकी सेल्स हुई है वो किसकी बेसिस के ऊपर हुई है? कैश की बेसिस पे। कितनी? 110 की। देखते रहो, सही है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे क्या बोलता है भाई? आगे वो आपसे बोलता है 17 पे आ जाए, तो 17 पे बोलता है बॉट ऑफिस इक्विपमेंट 500 पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर। तो बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी, ठीक है, तो बैंक कम हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक कितने से कम हुआ? 500 से। क्या खरीदा आपने? ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, और कौन सी तारीख को खरीदा? 17 ऑफ अप्रैल, ठीक है, डन। आगे बात करें, फिर क्या हुआ था? अब आ जाए आगे, तो अब हो जाएगी, हम करेंगे 21। अब 21 पे जरा ध्यान देना, बोलता है पेड बाय चेक फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम टॉड ऑन 13 अप्रैल आफ्टर डिडक्टिंग कैश। और इसका मतलब तो हम लोगों ने टॉट से कितने का खरीदा? 250 का सामान खरीदा था। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, पेपर तुम लोगों के पेपर में, वो एग्जामिनर तुम्हारे पेपर में क्या चालाकी करेगा, वो ये वाली बात नहीं लिखेगा, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। तो फिर तुम क्या करोगे? 250 पूरे पे करोगे? नहीं बेटा, वो बिल्कुल सही बोलिए, दिमाग चलाएंगे। दिमाग कैसे चलाओगे अब ये बताओ? तुम ये देखो कि यार तुमने परचेसिंग कब करी थी? 13 को। क्या वादा था? 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिलेगा। तुम पेमेंट किस डेट को कर रहे हो? 21। 14 दिन कम हो गए, खेलेगा, वो खेलता है ना, वो दिमाग से खेलेगा ना आपके यार, तो उस दिन के लिए तैयार हो। ये तो बच्चा है ना, तो कुछ भी नहीं लिख के दे दिया। नहीं लिख के देता तो क्या था? तब भी देखना था, रिकंसिडर इट, पढ़े दोबारा से देखिए, सही है। अच्छा जी, तो भाई डिस्काउंट कितना है? 250 का कितना परसेंट है? 4%, यानी कि बैंक से, के बैंक में कितना पैसा जाएगा? बैंक से 96, कितना आ रहा है? 240। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 का डिस्काउंट है, ठीक है, और बैंक में, बैंक से पेमेंट कर रहा है ना ये चेक के थ्रू, तो 240 बैंक से कम हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी तारीख को पेमेंट हो रही है बताएं? 17 को, तो यहाँ पे 17 को, 21, 21 अप्रैल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या था, कौन बता था? ये डॉट था, ठीक है। डिस्काउंट हमें कितना मिला डॉट से? 10 रुपए का या $10 का। बैंक से कितना पैसा गया हमारे? 240 गया, रिकॉर्ड कर दिया, क्लियर, ठीक है, आसान हो गई ये वाली बात भी। आगे बात करें, आगे सुनो, आगे बोलता है पेड 485 टू EHL लिमिटेड टेलीफोन ट्रांसफर हैविंग 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने पेमेंट कर दी EHL को, तो कितनी पेमेंट कर दी? 485 का। आपके बैंक से कितना पैसा गया होगा? 97% गया होगा, तो कितना गया पैसा? 47, 471 या 470, देख लो। पेड 485, ऊपर कितने का खरीदा था इन्होंने? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हम गलत पढ़ रहे हैं ना, होता है पेड 485, ओके, अंग्रेजी। कितना पे करा है? 485 पे करा है, ठीक है। करना कितना था? 500 करना था, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 15 का। अगर आप इसका वैसे भी 97% निकाले जरा, तो कितना बन रहा है? वो पेड 485 लिखा हुआ है, सही बात समझ आई? ये देखो, पेड 485, तो पेड मतलब आपने इतना पैसा पे किया है, क्लियर हो गई ये वाली बात, सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई 485 इसने पे कर दिया, तो इसके बैंक से कम हो गया पैसा 485 का, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, चलो। 485, 15 का डिस्काउंट रिसीव किया, कैश में कुछ नहीं था। EHL लिमिटेड कौन सी तारीख को की बेटा? 24 अप्रैल, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलता है? आगे बोलता है 24 के बाद 28, सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 50 कैश। तो आपने 50 रुपए की कैश का क्या कर दिया? ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया। तो भाई यहाँ पे आपके पास पैसा आ गया, कितना पैसा आया? ऑफिस इक्विपमेंट, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है,
50 आ गया और बैंक में कोई फंड नहीं। कौन सी डेट को? 28 अप्रैल 2020। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फुट एंड बैलेंस कर लेंगे। फुट एंड बैलेंस करते हैं और ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं नेक्स्ट मंथ। अच्छा याद रखिएगा, जो डिस्काउंट का कॉलम है उसका बीटीसीडी नहीं निकलता। अच्छा, इस सवाल में डिस्काउंट अलाउड क्यों नहीं था? इस सवाल में डिस्काउंट अलाउड नजर क्यों नहीं आया? उससे क्या फर्क? क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल्स नहीं करी, तो हमें कोई डिस्काउंट ऑफर ही नहीं करना पड़ा। बात समझे? वो सेल किस पे करता था? कैश पे करता था। तो अगर कैश पे कोई सेल कर रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है उस टाइम। सही है? अच्छा जी, डिस्काउंट अलाउड 0, ये हो गया 25 है ना। चलो भाई, अच्छा कैश की डेबिट साइड जरा टोटल कर लो। कैसे टोटल करोगे? 160, 110 और 50। और बैंक की डेबिट साइड भी भारी होगी, 1960 और 280। देख लो कितनी बन रही है? 2240। तो बैंक लिख दिया मैंने 2240। 320 और 320 दोनों की डेबिट साइड हैवियर है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल की क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस सीडी। ठीक है, अब ये बैलेंस सीडी कैसे निकालोगे? कैश को कैश से माइनस करके 192। और अब इसी का ही ये बैलेंस आगे आप ट्रांसफर कर देंगे। ओपनिंग डेट क्या बन जाएगी? 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करेंगे और वो कितना शो कर देंगे आप? 192। ठीक हो गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 870। देख लो, और 870। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ आई? देख लो, अब हम लोगों ने क्या किया, सीडी बैलेंसेस और बीडी बैलेंसेस को कैलकुलेट कर लिया और ये हमारे 12 मार्क्स और साइड में डन हो गई बात। क्लियर? तो हम लोगों ने ये 12 मार्क्स उठाए और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा एक सवाल मेरे पास से कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? नहीं, अभी थोड़ा सा और रहता है। आगे बढ़े? सही है, चलो अब आगे देखो, आगे क्या बोलता है। नेम वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड बाय बिलाल इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग सिचुएशंस। वो बोल रहा है भाई एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताएं कि इसके अंदर कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या बात करता है। बोलता है द डबल एंट्री for the posting of the purchase journal entry is completed by posting the individual accounts to the purchase ledger। किसके बारे में बात कर रहा है? दो जगह रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सही, यही कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। बोलता है द डबल एंट्री फॉर द पोस्टिंग ऑफ द परचेज जर्नल एंट्री इज कंप्लीटेड बाय पोस्टिंग द इंडिविजुअल अकाउंट्स टू द परचेज। हाँ जी, इसका मतलब यही है कि ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट है आपका, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। या डुअल एस्पेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सही है? अच्छा भाई, उसके बाद आगे बढ़े। आगे बोलता है अगला कॉन्सेप्ट, द परचेज ऑफ गुड्स ऑन 5 अप्रैल डिड नॉट इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग $55 व्हिच बिलाल बॉट फॉर हिज ओन यूज। बोल रहा है कि जब ये परचेज करने गए थे तो उस टाइम पे बिलाल ने अपने पर्सनल यूज के लिए भी कुछ गुड्स परचेज करी थी और वो इन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये बात आपको मना करता है कि आप इस तरीके से नहीं करें। हाँ, बिजनेस एंटिटी। वो बोलता है ओनर और बिजनेस को क्या रखो, सेपरेट रखो, एक दूसरे से अलग अलग रखो। तो यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस एंटिटी। फिर उसके बाद आगे बोलता है द स्टेशनरी परचेज ऑन 6 अप्रैल हैड बीन रिसाइकल्ड। आपने क्या किया है, स्टेशनरी खरीदी थी उसको रिसाइकिल कर लिया। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। द रेपुटेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। भाई ये रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस चीज को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करें। मनी मेजरमेंट डन हो गया। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है द वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
was based on its purchase price। तो अभी हमने बात करी हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो आप लास्ट ईयर जिस वैल्यू पे शो कर रहे थे आगे भी उसी वैल्यू पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर हो गया? तो ये आपने पूरे 20 मार्क्स मारे बिल्कुल टाइट करके, फिर आप आगे बढ़े पेपर के अंदर। डन। आगे देखो भाई आगे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है म्यूजिकल सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये हो गया आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने आपसे क्या क्या बोला है भाई? सबसे पहले आ जाए सवाल को देखते हैं और फिर बात करते हैं। बोलता है कि the M Music Club provides facilities for listening to music and provide a refreshment bar for members। ठीक है, वो गाने वाले सुनाते हैं वहां बैठा के सबको, और एक रिफ्रेशमेंट बार दिया हुआ है। The club had the following assets and liabilities at 1 April 2019। ओपनिंग डेट दी हुई है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप देखें तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं। पहले आप लोगों ने मेरे साथ मुझे ये बताना है कि इसमें एसेट कौन सा है और इसमें लायबिलिटीज कौन सी है। डन, सही। सबसे पहले बोलता है सब्सक्रिप्शन एडवांस, एसेट या लायबिलिटी? हाँ जी, एसेट या लायबिलिटी क्या है? आगे आ जाए तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, एसेट। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कैश एट बैंक, एसेट। फिर उसके बाद बोलता है कैश इन हैंड, एसेट। फिर उसके बाद बोलता है आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी। फिर उसके बाद बोलता है इन्वेंट्रीज ऑफ रिफ्रेशमेंट बार, एसेट। और उसके बाद फिर बोलता है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट बुक वैल्यू, एसेट। एसेट और लायबिलिटीज पता लग गई हमें यहाँ पे। देखिए आगे बोलता है कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड फंड एट 1 अप्रैल 2019। निकालने को क्या बोल रहा है? ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल को ये लोग क्या बोलते हैं आज के दौर में? अक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। तो भाई बताएं कितना है, कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, टी अकाउंट बना दो ना। कैलकुलेट करने को बोला है लेकिन आप टी अकाउंट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड फंड्स। अच्छा जी, एक साइड पे एसेट्स लिख लें और एक साइड पे लायबिलिटीज लिख लें। कहीं भी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट का कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सही है। अच्छा जी, एसेट्स कौन कौन से थे हमारे पास? पहले तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस थी, 250 की। फिर सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स थी 845 की। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? बैंक है और कैश है। कितना बैंक है? 1570 और 130, है ना? ठीक हो गया। फिर उसके बाद वेजेस हैं आपके पास, आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, अक्रूड थी 140। फिर उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री है 615 हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? फिक्सचर, वो कितने के हैं? 11200 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीटी बैलेंस निकाल लेंगे। सही है, तो यहाँ से सीटी बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 13970। तो हम इसको बोल देंगे ये अक्यूमुलेटेड फंड्स और 1 अप्रैल 2019 और 13970। और ये मैंने 4 मार्क्स। डन, क्लियर हो गया यहाँ तक? देख लो भाई, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूँ, अक्यूमुलेटेड फंड आपने निकालना था। स्टेट हाउ अक्यूमुलेटेड फंड, स्टेट हाउ अक्यूमुलेटेड फंड ऑफ अ क्लब इज बिल्ट अप ओवर टाइम। ये कैसे बनता है? ये अक्यूमुलेटेड फंड कैसे आपके कारोबार के अंदर बिल्टअप होता है या कैसे बनता है? तो यार बड़ी सिंपल सी बात है। अक्यूमुलेटेड फंड जो होता है ना, जब आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई सरप्लस करती है तो वो सरप्लस हो जाने की वजह से उसके अंदर ऐड हो जाता है। सही है, और डेफिसिट करने की वजह से कम हो जाता है। तो आप इतनी सी बात आप लोगों ने इसके अंदर लिख लेनी है। तो अब आप जैसे चाहें इसको आप उस तरीके से लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। पता है भाई कैसे लिख?
accumulated funds is built up from the annual surplus less any annual deficits. डन। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके, तो हम लोगों ने यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दिया जाता है। अच्छा जी, आगे आगे अब क्या बोलता है? ओके, आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अच्छा इसने सवाल स्टार्ट किया था तो अप्रैल से स्टार्ट किया था, तो क्लोजिंग डेट क्या होगी? मार्च 2020। ठीक हो गया। तो अब जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है वो 31 मार्च 2020 की दे रहा है, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए क्लोजिंग है ना बेटा? डन। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या बोलता है? इसमें बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑल बाय चेक, इतना पैसा मुझे मिला है। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, एक बैड डेट भी हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का। वेजेस पेड टू रिफ्रेशमेंट बार, ठीक है आपने इतनी वेजेस पे करी। बैलेंस एट 31 मार्च, सीडी बैलेंसेस बता रहा है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स और फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवाता है तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, और बैंक में कितना पैसा आया सब्सक्रिप्शन का वो भी गिवन है, तो अकाउंट बन गया और एक बैड डेट भी गिवन है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हो गई सब्सक्रिप्शन की अगर बनवाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर बाकी तो इसने वेजेस की इंफॉर्मेशन दी और तो कुछ नहीं। आगे देखते हैं सवाल में क्या बोलता है। कैलकुलेट द रिफ्रेशमेंट बार वेजेस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो आपने वेजेस को कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने ये बताना है कि आप कितनी वेजेस जो है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या आपको ये पता है कि वेजेस का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है? तो आप साइड में क्या करेंगे, जो मैंने आपको काम बताया है, एक अकाउंट बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे भाई ये वेजेस का अकाउंट है, और इसमें टर्म के यूज करेंगे पी ए और पी। ओपनिंग क्या था? अक्रूड था। कितना अक्रूड था? 140 था। और क्लोजिंग कितना अक्रूड है? क्लोजिंग दिया हुआ है 115, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ना वो भी। और बैंक आ जाएगा डेबिट साइड पे, कितना आ रहा है? 1250 पेमेंट करी, तो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू निकाल दो। 1250 प्लस 115 माइनस 140 1। तो अब आप इसको यहाँ पे ले जाके दिखा देंगे भाई 115 प्लस 1250 माइनस 140 इज इक्वल टू 1225। लेकिन ऊपर वर्किंग में अकाउंट बना लेना ताकि आप गलती ना करें। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? डन। आगे सुनो, आगे क्या बोलता है? प्रिपेयर। लो भाई बच्चों वाली बात कर। बोलता है प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब आपने क्या करना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, बच्चों वाला काम। ठीक है, ओपनिंग डेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि आप सबको नजर आए। अब आप लोग वैल्यूज मुझे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग डेट पे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ क्या थी? अप्रैल थी ना, 2019। ठीक है, बैलेंस पीडी। सबसे पहले ये अकाउंट किस टर्म पे बनता है? ए पी पी, ए की टर्म पे सिखाया। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे? अरियर्स, तो ब्रैकेट में लिख दो अरियर्स। और फिर फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 बैलेंस पीडी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रीपेड्स। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग डेट क्या थी? 31 मार्च ना, मार्च 2020। तो यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस सीडीज प्रीपेड का, और यहाँ पे आ जाएगा 31 ऑफ मार्च 20 बैलेंस सीडी अरियर्स का। और उसके बाद फिर आप यहाँ से फुटिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। तो ये पूरा अकाउंट पहले एक साथ बना लेंगे पेपर में, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ आप ऐसे ही करेंगे। सही है? और आपके पास फिर नीचे बीडी बैलेंसेस आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल का 2020 का, और यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस बीडी अरियर्स का। ये अरियर्स और प्रीपेड ऐसे ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। बस आपको सिखाने के लिए मैं बनाता हूँ ये, लेकिन पेपर में आप मेंशन भी करते हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ठीक है, चलो भाई, अब तुम लोग क्या करोगे? मुझे वैल्यूज बताओगे। ओपनिंग में अरियर्स कितना गिवन है? 845। देखते रहो भाई सब लोग, 8
45 क्लोजिंग में। चलो प्रीपेड कितना है, ओपनिंग प्रीपेड बता दो 250। अब क्लोजिंग की वैल्यूज बताओ, क्लोजिंग प्रीपेड कितना है 9, ठीक है तो ये 975 दोनों जगह पे लिख दिया, 975 है 975। और अरियर्स कितना है क्लोजिंग में, देखो दिया हुआ था ना, क्लोजिंग में अरियर्स नहीं दिया हुआ, एडवांस 215 है तो तुमने ये गलत लिखा है ना, 975 नहीं है, एडवांस है 215 और 215 और ये कितना है 975। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या था भाई, आगे हमारे इसके अंदर बैंक था और एक था बेडेड था। तो भाई बैंक रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये दोनों क्लोजिंग में 31 मार्च 2020 में बैंक में कितना पैसा आया था बेटा बताना जरा। ठीक है बेटा 8500 आ गया। और उसके बाद 31 मार्च को आपका एक बेडेड भी हुआ था, इररिकवरेबल डेट्स कितना 155 का। तो आपको यहाँ से क्या पता लग जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू, क्योंकि इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती। ठीक है कितना 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 डेट को 31 मार्च 2000। चलो बेटा कितना आ रहा है 8820 ऐसे आ रहा है, सही है। देख लो भाई ये हमारा पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके सामने मौजूद है, कोई मसला क्लियर हो गई, कोई वैल्यू जिसमें टेंशन हो रही हो कि भाई ये कहां से आया वो कहां से आया। अच्छा ये टोटल बैलेंस फिगर भी मुझे बता दो, ये वाली कितनी बन रही है 988। ठीक, तो अब मुझे एग्जामिनर कोई एक मार्क भी मेरा नहीं रोकेगा और मुझे पूरे मार्क्स देगा, 7 मार्क्स मुझे पूरे मिलेंगे अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा बीडी सीडी सब कुछ मेंशन करके। देख लो इस अकाउंट को, ठीक है क्लियर है सबको, क्लियर। आगे बात करें, चलो। अच्छा वो बोलता है एक, ये आपका एक और अलग सा पार्ट है उसके अंदर, ये आपसे बोलना शुरू करता है कि एडवाइस, ओके, the club treasurer whether or not the club members should be required to pay their subscription by direct debit। okay, direct debit क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप लोग जो है वो अपने किसी भी अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो एक सर्टेन अमाउंट होती है, एक फिक्स अमाउंट नहीं होती, क्योंकि फिक्स अमाउंट अगर हो जाएगी तो वो तो फिर स्टैंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि भाई आप मेंबर से बोले कि भाई वो अपने जो ये प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन जमा करवाने का वो डायरेक्ट डेबिट के थ्रू करते हैं, यानी कि एक फिक्स डेट को उनके अकाउंट के अंदर क्लब के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बोलता है जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। भाई दो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई सबसे पहले अगर हम देखें सवाल के अंदर जाके देखें तो पहले हमारी जो सब्सक्रिप्शन अरियर्स थी ओपनिंग में कितने की थी 845 की थी, और क्लोजिंग में कितनी हो गई है अरियर्स 975, यानी कि बढ़ गई है। यानी कि अगर हम उसूलन ये देखें, क्योंकि हमें बाद में इनको एडवाइस करनी है ना, तो पहले मुझे अपना तो असेसमेंट करना पड़ेगा। हाँ मुझे फायदे नुकसान पता है, लेकिन मैं पहले अपना असेसमेंट बना रहा हूँ, मैं उसको जवाब कर दूंगा। देखो यार मैंने ये चीज देखी कि इनका ओपनिंग अरियर से क्लोजिंग अरियर बढ़ चुका है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इनका रिकवरी है ना वो इतना खास नहीं है, और फिर एक बेड डेट भी हुआ इनका। सही है, ये सारी चीजें मैं अज्यूम करूंगा पेपर में बैठ के, तो लोगों को मैं सिर्फ तरीका सिखाता हूँ कैसे सोचना पेपर में बैठ के। सही है, तो फिर आप अच्छा जवाब लिख के आओगे ना। अच्छा अब हमने ये देखा कि भाई एक तो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम ये चल रही है कि इनके जो अरियर्स है वो बढ़ रहे हैं और बेडेड हो रहा है, देयरफॉर ये एक अच्छा ही होगा कि अगर ये डायरेक्ट डेबिट करते हैं, जिससे इनका टाइमली रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, बेडेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जो इनके अरियर्स है वो कम हो जाएंगे। और नुकसानात क्या नजर आ रहे हैं मुझे, नुकसानात ये नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि भाई मेंबर इस बात से खुश ना हो, मेंबर बोले यार हमारा अपना एक क्राइटेरिया पेमेंट करने का, हम उसी से ही करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी यूज ना करते हो सकता है कुछ लोग जो है वो मना कर दें कि भाई हम डायरेक्ट डेबिट नहीं करेंगे बल्कि हम
अपना पेमेंट शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ 2-4 दिन आगे पीछे कर सकते हैं पेमेंट को। तो ये कुछ नुकसान हैं और कुछ फायदे हैं। हम ये भी देखते हैं कि एग्जामिनर क्या बात करता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एडवाइस आपने क्या करना है। एडवाइस आपने ये करना है कि भाई इनको ये करना चाहिए, ये इनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, बुरा नहीं है। लेकिन फायदे और नुकसान क्या है? फायदे ये है कि टाइमली पेमेंट आएगी, बेड रेट कम से कम होगा, और इनके पास जो कैश ट्रांजेक्शन है उनकी डेट्स इनके पास मौजूद होंगी, ज्यादा डेटा कलेक्ट होता हुआ होगा इनके पास उन डेट्स की वजह से। नुकसान क्या है? जो आपका मेंबर है वो हो सकता है कि मना कर दे डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी यूज करने से अपने बैंक की, क्योंकि उस जब वो ये यूज करेगा ना फैसिलिटी, तो जो मेंबर है उसके ऊपर बैंक चार्जेस भी लगाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर एक चार्जेस भी लग जाएंगे। तो हो सकता है कि मेंबर इस वजह से भी मना करते हैं। और क्या रीजन हो सकता है? मेंबर बोले यार मैं अपना पेमेंट शेड्यूल चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं अपनी मर्जी से पेमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं कुछ और करूँ। तो ये सारे जवाब आप लिख सकते हैं। अब हम अपना टाइम सेव करने के लिए हम डायरेक्टली इनके एग्जामिनर की आंसर्स देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है हमसे। तो एग्जामिनर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 2 चल रहा है, 2 का ई। ओके, 2 का ई पार्ट। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पहले लिखे हुए। अच्छा, एग्जामिनर ना एडवाइस या रिकमेंडेशन लिख के नहीं देता, सही है? अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स हैव राइजन, सही है, उसने यही बात बोली सबसे पहले कि आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ चुकी है। Subscription in arrears are significantly higher than subscription in advance, सही है। Irrecoverable debt would be minimized, particularly if direct debit were set up for the start of the year। ठीक है, उसने ये बोला कि भाई ये जो bad debt होने के चांसेस है खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर तुम साल के शुरू में पेमेंट दे दो। The timing of cash receipts from member will be known, yes, कब कब पैसा आया पता होगा आपको। Administration cost may be reduced, हाँ, एडमिन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कॉल्स नहीं करनी पड़ेगी, मैसेजेस नहीं भेजने पड़ेंगे, तो काम कम पड़े। डिसएडवांटेजेस क्या है? मेंबर में प्रेफर टू चूज देयर ओन मेथड ऑफ पेमेंट, हाँ, वो अपना मेथड वो बोलते हैं भाई हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हम उससे करेंगे, हम ये इस मेथड से नहीं करना चाहते। दे मे बी रेफर टू पे देयर सब्सक्रिप्शन एट टाइम ऑफ चूजिंग, ठीक है, वो अपने टाइम के हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं। सम ऑफ द मेंबर्स में डिसाइड टू रीन्यू देयर मे नॉट डिसाइड टू रीन्यू, लेकिन ये एक अजीब सी बात है, अगर वो रीन्यू नहीं करना चाह रहे, वो बैंक को भी बता देगा भाई मैं रीन्यू नहीं करना चाह रहा, और अगर पेमेंट हो भी गई, हाँ छोटा सा ऐसे होगा लेकिन पेमेंट वापस आ जाएगी, सही है। लेकिन ये एक अजीब सी बात है। और फिर नीचे उसने लिखा हुआ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का एक बात उसने यहाँ पे लिख के दिया है, रिकमेंडेशन लिख के नहीं दी हुई उसने यहाँ पे, सही लिख के नहीं देता एग्जामिनर, आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता देता है, फिर बोलता है आप खुद अब देख लो भाई क्या रिकमेंड करना। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे, मैं रेकमेंड करूंगा ये एक ऐसी फैसिलिटी है, टाइम भी सेव होगा, इंफॉर्मेशन भी आपके पास मेंबर की होगी, और पेटेड होने के चांसेस कम है, और जो आपका अरियर्स है वो भी कम हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास कैश की पोजीशन अच्छी रहेगी, तो देयरफॉर आप अपनी ऑप्शन में पैसा लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों ही होते हैं, लेकिन प्रोज ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लोगों ने फिर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये पूरे 20 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोलता है जियो के। ओके, ये क्वेश्चन है रेवेन्यू फला, ओके ओके, सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर है, चलो सोल ट्रेडर पढ़ो, ये तो बहुत तेजी से करेंगे, सही है। सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के अंदर बोलता है जियो के ऐसा होलसेलर, ही प्रिपेयर हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ फरवरी ईच ईयर, ठीक है, तो जनवरी वो फरवरी के अंदर ये क्लोजिंग करता है। आगे बोलता है एट 29 ऑफ फरवरी 2020 जियो के लेजर अकाउंट बैलेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई इनका लेजर अकाउंट से और उनके कुछ ये बैलेंस है, ओके। सबसे पहले आपको क्या दिया? रेवेन्यू दे दिया, ओके, परचेजेस दे दी, ओके, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ओके, वेजेस है, रेंट एंड रेट्स है, जर्नल एक्सपेंस है, इररिकवरेबल डेट्स है। अच्छा, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ ये नए पास पेपर के अंदर बैड डेट्स की जगह जो टर्म इस्तेमाल कर रहा है वो इररिकवरेबल डेट्स यूज कर रहा है, तो तुम भी यूज करना। अभी मैंने पीछे भी मैंने खुद ही जानबूझ के यूज करी थी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर मैंने इररिकवरेबल डेट्स लिखा था, तो आप लोग भी ये यूज करना, सही। टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, ड्रॉइंग्स, फिक्चर्स एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी एक इन्फॉर्मेशन दे दी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते। बोलता है GOK did not have time to count the value his inventory at 29 February, his margin is 25%। भाई उसने क्या बोल दिया? उसने बोला कि ये अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन इनका मार्जिन कितना परसेंट है? 25% है। अच्छा, मार्जिन अप्लाई किस पे होता है बताओगे तुम? मार्जिन अप्लाई होता है सेल्स पे,
और जब मार्जिन सेल पे अप्लाई होता है तो अराइज क्या होता है उससे? ग्रॉस प्रॉफिट। ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है? तो इसको लगाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, फिर उल्टा जाएंगे। ये मत बिठा लेना कि 25 मिनट लगाऊंगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, नहीं, ठीक है? अच्छा भाई, आगे वो क्या बोलता है? आगे बोलता है लोन ऑफ 60,000 वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 1 जुलाई 2019, द इंटरेस्ट चार्ज पर एनम 7%, ठीक है? तो इसमें लोन लिया हुआ है 60,000 रुपए का। कब लिया है? जुलाई में। इसकी क्लोजिंग कब हो रही है? इसकी क्लोजिंग हो रही है 29 फरवरी 2020 को, ठीक है? स्टार्टिंग कब हुई थी? 1 मार्च 2019 को ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है? और क्लोजिंग इन्वेंट्री कब, वो क्लोजिंग डेट कब की है? 29 फरवरी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि लोन जो इसने लिया है कितना? 60,000 का, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है इसने? 7%। कितना आंसर आ रहा है? 4200। लेकिन 4200 तो एनुअल है। इसने लोन कब लिया है? जुलाई में। क्लोजिंग कब हो रही है? फरवरी में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, कितना आ रहा है अब इंटरेस्ट? 2800 विल बी द इंटरेस्ट, जो कि हम लोगों ने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है इनकम स्टेटमेंट में। क्या ये इंटरेस्ट पेड है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कहीं पे भी ये मेंशन ही नहीं है कि इसने इंटरेस्ट पे करा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये अक्रूड भी है, यानी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट मांगी नहीं, तो इनकम स्टेटमेंट में तो इतना ही जाएगा, 2800। अच्छा, ये आगे बोलता है द फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट आर बीइंग डेप्रिसिएटेड 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है? तो फिक्सचर इक्विपमेंट की कॉस्ट भी गिवन है और उसकी नेट वो पीएफडी भी गिवन है। तो क्या नेट बुक वैल्यू निकाल सकते हो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके? आपस में बताओ कितनी आ रही है? 120 माइनस 43.2, 77680 ऐसे आ रही है, ठीक है? इसके ऊपर लगा दो 00, ठीक है? इसके ऊपर लगा दो कितना परसेंट है? 20%। तो कितना आ रहा है? 1536, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आई है? डेप्रिसिएशन आ गई। क्लियर? डन। आगे बात करें, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है नंबर 4, द इंश्योरेंस इंक्लूड 1500 व्हिच कवर्स फ्रॉम पीरियड 1 मार्च टू 30 सितंबर। अच्छा जी, क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है जो आपकी इंश्योरेंस है ना, ऊपर ये जो इंश्योरेंस दी हुई है, ये रही, ये देखो। बोलते हैं इसके अंदर 1500 रुपए ऐसे हैं, सुनना जरा ये बात, हाँ इंपॉर्टेंट। बोलता है इसमें 1500 रुपए ऐसे हैं which covers the period from 1 मार्च to 30 सितंबर। हमारी क्लोजिंग कब हुई है? 29 फरवरी को हुई है। तो फरवरी के बाद मार्च आया होगा, तो मार्च 20 से लेके मार्च 2020 लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? 1 मार्च टू 30 सितंबर 2020, यानी दोनों 2020 की बात कर रहे हैं। क्या मार्च हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करता है? नहीं। मार्च से लेके सितंबर तक जितनी भी पेमेंट हुई है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा प्रीपेड है? बच्चा क्या गलती करता है? वो बोलता है शायद मार्च 19 में पेमेंट करी होगी। देखो, उसने मार्च 19 में करी होती तो मेंशन करता। तो उसने बोला 1 मार्च से लेके 30 सितंबर 2020, तो ये 2020 की बात कर रहा है। मार्च भी 2020 का और सितंबर भी 2020 का, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा क्या है? प्रीपेड है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1500 माइनस कर देंगे, ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं नंबर 5। बोलता है भाई ड्राइंग्स इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 1650 फॉर जियो के पर्सनल टेलीफोन एक्सपेंस। 1/4 ऑफ द अमाउंट वाज फॉर बिजनेस। क्या बात बोली इसने? कि जो ये ड्राइंग्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, 9500 की, उसमें बोलता है इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 1660 फॉर गॉक पर्सनल एक्सपेंस। 1/4 ऑफ दिस अमाउंट वाज फॉर बिजनेस यूज, ठीक है? तो आप क्या करें? इसका 1/4 पहले निकाल लें। 1660 का क्वार्टर यानी कि 1/4, तो कितना आ रहा है? 41। तो 415 का टेलीफोन एक्सपेंस बिजनेस का था, यानी कि इधर से हम क्या करेंगे? 415 माइनस करेंगे और उसको कहां पे ऐड कर देंगे? टेलीफोन एक्सपेंस का दिया हुआ है, ये रहा, ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ से 415 माइनस होगा और यहाँ 415 ऐड हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग ड्रॉइंग्स कितनी रह जाएंगी? माइनस कर दो 9085 की, और ये ऐड होके कितना हो जाएगा? 4565 प्लस 415, तो ये टेलीफोन एक्सपेंस आ जाएगा 498, ठीक है? तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं उसने क्या बोला था?
कि ड्राइंग्स के अंदर 1660 की एक पेमेंट है जिसका 1/4 हिस्सा टेलीफोन बिजनेस का एक्सपेंस है और बाकी उसके घर का, तो वो तो ड्राइंग में ही रहने दो, बाकी का सिर्फ जो बिजनेस का है वो बिजनेस में डालेंगे। डन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, चलो ये तो खत्म हो गया सवाल, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से वैल्यूज बताएंगे, मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है बेटा। चलो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ सेल्स कितने की थी? 4,20,000। अच्छा, सेल रिटर्न भी थी ना? सेल्स रिटर्न 12,000 माइनस कर दो बेटा, नेट सेल्स बताओ। 4,000 ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, हम लोग देखते थे। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं पहले तो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की? 26,700, ठीक है। उसके बाद फिर परचेजेस है 3,114, ठीक है। उसके बाद वैसे आप लोग चाहे तो आप लोग यहाँ पे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी मेंशन कर सकते हैं, अच्छी बात होती है अगर करना चाहे तो। जिन लोगों की ख्वाहिश हो तो वो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितनी आ रही है निकाल लो एक दफा। 338 और उसमें से फिर हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी कुछ नहीं लिखेंगे। और हमारे पास जब क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं आ सकती, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका मौजूद है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला था, सेल्स का मार्जिन के ऊपर लगाना था ना 25%, तो सेल्स कितनी है 408,000, तो 408,000 पे लगा 408,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना आ रहा है 102,000 आ रहा है, देख लो यही आ रहा है। डन। अच्छा जी, तो आप रिवर्स जाके बताओ, माइनस दोनों को माइनस कर लो, ठीक है 306,000। तो अब परचेज आ जाएंगे, परचेज निकाल लो। 338,100 में से कितना माइनस करा होगा कि 306 आया होगा, दोनों का डिफरेंस भी निकाल लोगे ना ऐसे, तो भी पता लग जाएगा कितना 32। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली यहाँ पे ना। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जब तुम निकाल लो तो एग्जामिनर को यहाँ मेंशन कर देना कि भैया ये मैंने निकाली है बैलेंसिंग फिगर। वैसे तो वो समझ जाएगा लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाए। तो अब क्या बोलता है, इनकम कोई थी सवाल के अंदर या नहीं थी? देखिए कोई इनकम डिस्काउंट रिसीव वगैरह था या नहीं था, डिस्काउंट अलाउड था ना? नहीं है, कोई इनकम नहीं है यार, सब एक्सपेंसिव है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा भाई, अब हेडिंग क्या लिखेंगे हम? बिल्कुल, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं उन एक्सपेंसेस को जिनके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स शामिल नहीं होता, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताना शुरू करो, पहले से देखना शुरू करोगे। हम कैसे देखोगे, यहाँ से डिस्काउंट अलाउड मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है, ठीक है। ऊपर से सवाल में देखना शुरू करोगे तो यहाँ से पहले हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड कितने का है भाई, 9,000 का है, रिकॉर्ड कर लेते हैं डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 9,000 का। फिर बताओ वेजेस है। अच्छा, वेजेस पहले कितने की थी, उसमें कोई वर्किंग नहीं थी ना वेजेस के अंदर, या नहीं थी? वेजेस में वर्किंग थी? अच्छा, वो पिछले सवाल में थी, ओके। कितने की है वेजेस? 12,360, देखो सही लिखा है। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, फिर क्या है? अच्छा, रेंट एंड रेट की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो फिर 11,750 लिखते थे रेंट एंड रेट्स। 11,750, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, फिर क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस, सॉरी,
फिर है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस का कोई नहीं है ना एडजस्टमेंट, तो फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितने के हैं? 4220 आ गया। फिर उसके बाद क्या है आपके पास? इररिकवरेबल डेट्स है, ठीक है, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। कितने के थे? 8600, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, फिर क्या था? फिर था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने का था? 4500 का इंश्योरेंस था, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे ना इंश्योरेंस, क्योंकि हमने पीछे वर्किंग नंबर शो नहीं करे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4500 माइनस 1500, कितना आया? 3000 आ गया, ठीक है। ऐसे मेंशन करेंगे वर्किंग। उसके बाद फिर टेलीफोन एक्सपेंस था, ठीक है, 4565 पहले टेलीफोन एक्सपेंस 4565 प्लस कितना था? 1415, कितना हो गया? 4980। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या है? ओके, ड्राइंग तो नहीं आएंगी, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो नीचे क्या था? एक आपका एक था डेप्रिसिएशन, ठीक है, और क्या थी? और एक लोन का इंटरेस्ट था, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। एक डेप्रिसिएशन है और एक लोन का इंटरेस्ट, दो ही रह गया ना, ठीक है। तो पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कहाँ करी थी? ये करी थी, इसको हम नाम दे रहे हैं वर्किंग वन। लेकिन ये वर्किंग ऐसे शो नहीं करोगे, प्रॉपर्ली तुम्हें हेडिंग के साथ शो करनी पड़ेगी अगर वर्किंग शो कर रहे हो, वरना वहीं पे ही करना है, ठीक है। तो 76800 का 20%, यहाँ लिख लेता हूँ 76800 का 20%, कितना आया था आंसर डेप्रिसिएशन का? 15360। सबका टोटल निकाल दो, 69, ठीक हो गया। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 327, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेस, हेडिंग लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। क्या थी हमारे पास? डिबेंचर, इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, बैंक लोन था, ओके सॉरी, बैंक लोन था या लोन था? बैंक लोन इंटरेस्ट 60,000 का लिया हुआ था, उसका कितना परसेंट? 20% था ना, सॉरी 7% का 8/12, यही वर्किंग है। कितना आंसर आ रहा है? 2800। माइनस कर दो बेटा, 29,930। ये हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। एक मार्क नहीं काट सकता वो मेरा पूरे 15 मार्क्स में, अगर मैं इस तरीके से सवाल को सॉल्व करूं। एक मार्क नहीं काट सकता वो मेरा, कुछ भी कर ले, सही है। तो तरीका ये, जो तरीका बता रहा हूँ ना, वो ये जिंदगी में, तो आपने ये करना। देख लो सारी चीजें, यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने सेल्स से, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद हम ये आते गए आते गए आते गए, और ये मेरे ख्याल से 20 में से 15 मार्क्स में ये निमट गए हमारे, ठीक है। तो आपको टाइम देख लो ना, इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि 15 मार्क्स की चीज थी, सही है। अब आगे जाके क्या बोल रहा है? बोलता है the wages paid by GOK to his part-time warehouse assistant Aman, okay, advise GOK whether or not he should offer Aman a partnership in the business. Justify your answer with 2 advantages and 2 disadvantages. यार नॉर्मल बात कर रहा है, पार्टनर बनाने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि भाई सबसे पहले तो इसको वेजेस नहीं देनी पड़ेगी, सही है, पैसा नहीं देना पड़ेगा, वेजेस एक्सपेंसेस के कम हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो उसके अंदर एमन भी उस लॉस को शेयर करेगी। और एडवांटेज क्या हो सकता है? और एडवांटेज ये हो सकता है कि एमन की एक्सपर्टीज जो है वो गॉग के बिजनेस को या जियो के जो भी पढ़ेंगे इसको, इसके बिजनेस को फायदा पहुंचाए, सही है। और इसी तरीके से एमन और जियो के गॉग दोनों मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर लेंगे। ये तो फायदे नजर आए हमें, ठीक है, ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं पार्टनर बनाने के? सबसे पहले, अब जो जियो के है वो
बिजनेस के डिसीजन अकेला नहीं ले सकेगा, डिसएडवांटेज हो गया। जो प्रॉफिट्स है अब वो जियो के और एमन दोनों के दरमियान बटेंगे, एक डिसएडवांटेज हो गया। हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, सही है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, ऐसे लिखेंगे एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। तो ये इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब ये आप जैसे चाहे जितने लिखें, बोलता है एडवाइस, तो आपने एडवाइस करनी है। अब एडवाइस किस तरीके से करेंगे, आप पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएंगे। अब आप बताएं आपको क्या लगता है इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप उधर पेपर में लिखेंगे भाई 1 और 1 11, सही है, और फिर ऐसे बात करना शुरू कर दिया। फिर उसके अंदर क्या बोलेंगे आप कि भाई जब अकेला बंदा है तो उसको ये हो सकता है मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, कभी वो सिक हो जाए, कभी बीमार हो जाए, या कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो कारोबार पे ध्यान ना दे सके। लेकिन एक ही जगह 2 लोग होंगे तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेंगे, ज्यादा स्किल शेयर होगी, और ज्यादा स्किल होने की वजह से कैपिटल भी ज्यादा आएगा। जब एमन आएगी तो पैसा भी लेके आएगी, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्लियर होता है? तो ये आप उसको एडवाइस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिख के छोटा सा एक आप रेकमेंड करते हैं कि भाई मेरे हिसाब से कर लेना। लेकिन कभी करो ना तो उसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच में बात किया करो। सैंडविच अप्रोच क्या होती है कि आप पहले बात करो हाँ में और फिर ऐसे बात करो ना में, सही है। तो दोनों बातें मिला जुला के कर दो कि सामने वाला बंदा आखिर में खुद ही डिसीजन ले एग्जाम करके यार करना क्या, सही है, बात समझ। तो वो ऐसे होता है, तो वो थोड़ा आंसर ना सैंडविच अप्रोच में बना के दिया। अच्छा जी, मेरे ख्याल से 2 more to go, आराम से हो जाएगा टाइम। अच्छा जी, बोलता है नंबर 4, ओके, एरर एंड सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक आ गया। एरर एंड सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक आ गया। चलो पढ़ते हैं और देखते हैं। एरर एंड सस्पेंस अकाउंट तो बच्चों वाली बात हो गई हमारे लिए। बोलता है नादिया इज अ ट्रेडर, पता नहीं नादिया क्या क्या करती है। अच्छा जी, बोलता है हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March, शी extracted a trial balance, okay, on 31st March 2020. The debit and the credit total did not agree, okay. तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है कि इनके दोनों टोटल अग्री नहीं करे। The difference was entered into a suspense account, और जो डिफरेंस था उसका वो suspense account के अंदर एंटर कर दिया गया। बोलता है after Nadia prepare her draft financial statement, she discovered the following error. अच्छा, अभी तक अगर हम सवाल देखें तो उसने ये बोला है कि ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन किस अमाउंट से नहीं हुआ वो नहीं बताई इसने। तो ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मुझे नजर नहीं आया, हालांकि मैंने जितने सवाल अभी तक देखे तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मुझे पता लग जाता ऊपर देख के, क्योंकि नीचे ट्रायल बैलेंस थोड़ी बनाने को दिया हुआ, नीचे तो एडजस्टमेंट है और डायरेक्ट सवाल है। इसका मतलब अगर कभी आप ये देखें कि ओपनिंग बैलेंस, द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस था वो हिडन है, वो छुपा हुआ है, तो इट मींस कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना पड़ेगा। ये मत सोच के बैठ जाना ओपनिंग बैलेंस 0। अगर ओपनिंग बैलेंस 0 होता तो सस्पेंस अकाउंट बनता ही क्यों, सही है। मैंने देखा है बच्चों ने ऐसा किया, तो उन्होंने क्यों किया कि सर सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग 0 था। अभी मैंने बोला अगर सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग ही 0 था तो नीचे गलतियां क्या थी। सस्पेंस अकाउंट 0 होने का तो मतलब यही है कि ऊपर कोई गलती नहीं है, बात समझ रहे। तो अरे हाँ, मतलब फिर बाद में आके तो वो बाद में आके वो नहीं आप बदल सकते उसको, तो ये थोड़ा सा सोचा करो पेपर में। हाँ अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं और ऊपर कोई गलती नहीं बोल रहे। अच्छा जी, देखो क्या बोलते हैं। बोलता है द परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 110। अच्छा, बनाना क्या है, प्रिपेयर्ड सस्पेंस अकाउंट। क्या हम डायरेक्टली एंट्रीज बना सकते हैं? इतनी अकल है अब, डायरेक्ट एंट्रीज बना सकते हैं। चले भाई, तो परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट, तो परचेज को कम करोगे तो क्या हो जाएगी, परचेज क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट। तो सस्पेंस को डेबिट कर दो कितने से, 110 से, रिकॉर्ड कर लो 1। अच्छा, पहली लाइन छोड़ देना बैलेंसिंग फिगर के लिए, 110 और यहाँ पे आ जाएंगी परचेजेस। अच्छा जी, डेट पे क्या कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी सर, 1 अच्छा, तारीख कौन सी क्लोजिंग पे है इनकी, 31st March, ठीक है, ये लिख देते हैं 31। डन। ऐसे रिकॉर्डिंग करवा दूं या एंट्री बनवाऊं, हो जाएगी ऐसे। चलो आगे बात करते हैं। आगे बोलता है $13 फॉर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हुआ था। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये एक एक्सपेंस है ना बेटा।
बोलता है एक एक्सपेंस हुआ था इन फरवरी 2020 had been credited to discount allowed account as 15। पहली बात आपने इसको डिस्काउंट अलाउड में किधर रिकॉर्ड कर दिया, राइट साइड पे। आपको रिकॉर्ड कहां करना चाहिए था इसको, डेबिट पे। तो अब आप इसकी करेक्शन कैसे करोगे, पहले तो मुझे ये बताओ। आप सोचो आप इसकी करेक्शन करने गए हो तो आप करेक्शन कैसे करोगे भाई, मुझे ये देख के बताओ कि इसकी करेक्शन कैसे होनी चाहिए। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट होना चाहिए था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। 13 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने 15 से क्रेडिट कर दिया। तब आप क्या करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, पहले तो इस 15 को डेबिट करोगे, जो कि गलती से करा था। फिर एक्चुअल में मैं डिस्काउंट रिसीव लिख दिया गलती से, ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। और फिर आप डिस्काउंट अलाउड जो एक्चुअल में आपने डेबिट करना था वो आप डेबिट करोगे, और सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 15 + 13, हाँ 28। बात समझ आई, ये एंट्री बनेगी। डिस्काउंट अलाउड पहले जो गलती से क्रेडिट कर दिया था वो डेबिट किया मैंने, फिर जो एक्चुअल में डेबिट करना था वो डेबिट किया मैंने, और उसके बाद फिर 28। अब बच्चे बोलेंगे सर जो डेबिट करना था उसको अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो अमाउंट्स डबल हो जाती है। सही, अमाउंट्स को डबल कर दिया जाता है। लेकिन अब तुम सोचो कि उसने जब क्रेडिट किया तो अमाउंट जो है वो 13 नहीं लिखी है। अगर वो 13 ही लिखता तो मैं डबल 13 से कर देता, लेकिन अमाउंट क्रेडिट करते हुए उसने 15 कर दिया। तो अब मैंने उसको पहले 15 से डेबिट किया और फिर 13 से दोबारा डेबिट। बात समझ आई, पहला डेबिट एफेक्ट को खत्म करने के लिए, गलती को खत्म करने के लिए, और दूसरा एफेक्ट उसको एक्चुअल में रिकॉर्ड करने के लिए। होता भी असल में ये डबल करने का मतलब यही है। डन, अच्छा जी। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28 डिस्काउंट अलाउड 31। क्लियर हो गई ना ये वाली बात, सही है। अच्छा जी, आगे आगे वो बोलता है कि अब पेमेंट फॉर इंश्योरेंस 220 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट रिकॉर्डेड एज इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, आपने इंश्योरेंस को रिकॉर्ड कर लिया है 202 से। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस को तुमने कम से रिकॉर्ड किया हुआ है, कितने कम से रिकॉर्ड किया हुआ है, 18। तो इंश्योरेंस डेबिट कर लोगे 18 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 18 से। तो रिकॉर्ड कर लो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 18 से, सस्पेंस सॉरी सस्पेंस अकाउंट इंश्योरेंस 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, कमीशन रिसीव। ठीक है, कमीशन आपको रिसीव करना है। अच्छा, कमीशन रिसीव क्या होती है, इनकम या एक्सपेंस, ठीक हो गया। हैड बी डेबिटेड टू द कमीशन पेएबल अकाउंट। कमीशन पेएबल क्या होता है, पहली बात ये दोनों अलग अलग चीजें, ये एक चीज नहीं है, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल और कमीशन पेएबल में जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। तो वो बोलता है आपका कमीशन रिसीव हुआ था 65 का, है ना, और आपने क्या कर दिया, इसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया कमीशन पेएबल, ठीक है। बोलता है द एंट्री टू द कैश बुक हैड बीन करेक्टली मेड। ओके, तो भाई आप सबसे पहले ये देखो आपकी इनकम हुई थी, यानी कि आपकी कमीशन इनकम डेबिट होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट। तो अगर मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कमीशन, मैं नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए होगी, कमीशन रिसीव क्रेडिट होना चाहिए 65 से। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने कमीशन पेबल को डेबिट कर दिया। कमीशन पेबल डेबिट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो आप उसको क्रेडिट कर दो, पेबल 65, इसको आप क्रेडिट कर दो। तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट कितने से, 130। अच्छा, आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसको रिकॉर्ड करने का तरीका देखिएगा। इसको एक साथ मत रिकॉर्ड कर दीजिएगा, बल्कि ऐसे रिकॉर्ड करिएगा कि कमीशन जो आपने पेएबल था, जो आपने पहले डेबिट कर दिया था वो, और कमीशन रिसीवेबल, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे 65 और 65 से, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है, ठीक है। अगर वो ये बोल देता ना कि कमीशन रिसीवेबल था, आपने उसको डेबिट कर दिया, तो फिर क्रेडिट करते हैं कमीशन रिसीवेबल 130 से और सस्पेंस डेबिट। लेकिन अभी उसने ज्यादा कब्जा किया होता तो ऐसे एंट्री कराएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आ जाओ अगली एंट्री पे। अगली एंट्री बोलता है कैश ड्राइंग्स ऑफ 85 वर करेक्टली एंटर इन द कैश बुक बट वाज क्रेडिट टू द ड्राइंग्स अकाउंट। लो भाई, ड्राइंग्स करी थी, ड्राइंग्स तो डेबिट होती है, क्रेडिट कर दिया, तो अब एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। लेकिन अब ड्राइंग्स की अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, कितने से, कितना होता है, 1,
ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लो 170। क्या है ये ड्रॉइंग? 31 मार्च 31 ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ व्हीकल रिपेयर 190 हैड बीन डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट। हाँ भाई, ये एरर अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? द कॉस्ट ऑफ व्हीकल रिपेयर, रिपेयर था 190 का, आपने डेबिट कर दिया कहाँ पे? व्हीकल अकाउंट के अंदर। तो फिर ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला बोलता है a payment of 100 to Robert had been posted to the account of Robert। हाँ भाई, ये एरर अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को? नहीं, क्योंकि ये एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये सारा काम हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? बोलता है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, इंक्लूड द ओरिजिनल डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस एज बैलेंसिंग फिगर। तो देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अब देखो किस साइड पे बैलेंसिंग फिगर बन रही है हमारे सस्पेंस अकाउंट की, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? टोटल करना है, दोनों साइड बराबर हो, ठीक है। तो पहले देख लो कौन सी साइड नीचे, पहले बैलेंसेस निकाल लो। भारी साइड कौन सी बन रही है इन दोनों की, डेबिट या क्रेडिट? 110 प्लस 65 प्लस 65 कितनी बन रही है? 240। तो 240 दोनों पे लिख दिया। अब मैंने क्रेडिट साइड को भी 240 करना है, तो 240 कितना और मिलाऊंगा? 240 हो जाएगा। माइनस कर दो ये सारी, 240 माइनस 170 माइनस 80 माइनस 28, तो आ जाएगा बैलेंस 24। तो ये जो 24 आ रहा है मेरे पास, ये क्या है? डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप पेपर में पूरा लिख देना, सही है। तो ये आ गया 31। क्लियर? आज से चेक कर लो बेटा, क्या नहीं, यहाँ तक बात समझ आई? क्लियर है? तो 24 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस चेक कर लोगे तो उसके अंदर बाकी सब सही। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर्स मेड इन, अच्छा बोलना है कि आइडेंटिफाई करके बताओ कि एरर जो है वो कौन कौन से है। तो वो तो हमने कर लिया ना। 6 का एरर कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और 7 का एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल और कमीशन, इनके आंसर भी देख लो। थैंक यू। आगे बात करें, ओके। अब बोलता है, अब मजे की बात कर रहा है ना, बोलता है complete the following statement to show the effect on profit for the year of correcting error 2 to 7. If there is no effect on profit, write nil in the no effect column. Okay. Calculate the corrected profit, ignore depreciation of non-current asset. The first correction has been completed as an example. Nadia, statement of corrected profit, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने ये स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपने प्रॉफिट को करेक्ट करना है। अब आपने सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है एक एक करके और ये देखना है क्या ये प्रॉफिट्स पे अफेक्ट कर रही है या प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं कर रही है, सही है। तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाई परचेज अकाउंट जो है आपका वो क्या हुआ बताओ? ओवरकास्ट। अच्छा इसने पहली करके दी हुई है, अच्छा पहली छोड़ दो, नहीं देखो पीछे वाली। मुझे बताओ परचेज ओवरकास्ट करने से प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे कम हुए होंगे? आप बढ़ा दोगे, कितने से बढ़ा दोगे? 110 से। तो उसने इंक्रीज ही किया होगा 110 से, देखो इंक्रीज हुआ, ठीक हो गया। हम आगे से पढ़ते हैं यहाँ से। आगे वो बोलता है 13 फॉर डिस्काउंट अलाउड इन फरवरी। एक एक्सपेंस हुआ था, ठीक है। और वो कितने का एक्सपेंस हुआ था आपका? कितने का? 13 का एक एक्सपेंस हुआ था, लेकिन आपने इनकम कितने की मान ली थी? 15 की। तो अब आप दोबारा जब रिकॉर्ड करेंगे तो अपने प्रॉफिट्स को कितने से कम करोगे? जो अमाउंट टोटल बन रही है 28 से कम करोगे। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर दोगे भाई? आपके जो प्रॉफिट्स है वो 28 से डिक्रीज हो जाएंगे। डन हो गई बात? या इसको मजीद एक्सप्लेन करो। एक एक्सपेंस हुआ था 13 का, लेकिन आपने इनकम मान ली थी 15 की। तो आप वापस उसको सही करने के लिए 28 का एक्सपेंस चार्ज करोगे, यानी 28 से प्रॉफिट कम करोगे, ऐसी बात होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला एरर कौन सा है? एरर नंबर 3। एरर नंबर 3 के अंदर क्या बोलता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कम रिकॉर्ड कर दी थी आपने, यानी एक्सपेंस कम चार्ज कर दिया था। तो अब एक्सपेंस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितने से कम हो जाएंगे? जितने से एक्सपेंस बढ़ाया। कितने से बढ़ाया था? 18 से। तो 18 से एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे बढ़ो, आगे क्या बोलता है? नंबर 4। नंबर 4 के अंदर क्या है? कमीशन रिसीव ऑफ 65 हैड बीन डेबिटेड टू कमीशन पेएबल अकाउंट, ठीक है। तो एक इनकम हुई थी, आपने एक एक्सपेंस मान लिया इसको, अब क्या करोगे?
प्रॉफिट कम हो गए होंगे पहले, तो अब सही करोगे तो प्रॉफिट्स क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे। कितने से बढ़ाओगे प्रॉफिट? 130 से पूरे से बढ़ाओगे, क्योंकि पहले 65 से प्रॉफिट होना था, तुमने 65 से लॉस कर दिया, तो अब पहले 65 ऐड करोगे इनकम में और फिर दोबारा 65 ऐड करोगे बराबर जगह पे आने के लिए। तो टोटल कितना बन रहा है 130। तो ये रिकॉर्ड कर ले 130। इंक्रीज इन प्रॉफिट का कॉलम कौन सा है, दूसरा वाला है। ठीक है, आगे आ जाओ नंबर 5। कैश ड्राइंग ऑफ 85 करेंटली एंटर इन द कैश बुक बट वाज रिकॉर्डेड ऑन द करेंट अकाउंट। यार ये ड्राइंग होने से हमारे प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि जब कोई इफेक्ट ना पड़ा हो तो वहां पे लिखते हैं आप nil। उसके बाद एरर नंबर 6 बोलता है द कॉस्ट ऑफ व्हीकल रिपेयर्स 190 ओके हैड बीन डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, तो एक कॉस्ट थी रिपेयर की, यानी एक रिपेयर का खर्चा था। कितने का खर्चा था रिपेयर का? 190 का। तो ये 190 का जो आपका रिपेयर का खर्चा है, तो आपने इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट्स कम है। सही करोगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? जब रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो प्रॉफिट्स बढ़े हुए होंगे, और अब जब रिकॉर्ड कर लोगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो प्रॉफिट्स को गिरा लो कितने से, 190 से, तो यहाँ पे 190 का डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी कौन सा था, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होना, और ये आपकी पेमेंट थी, आपने पेमेंट करी थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता आपके इनकम और एक्सपेंसेस से, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से, 110 प्लस 130 कितना होता है, 240। ठीक है, 240 से इंक्रीज होगा, और 190 प्लस 28 प्लस 18 कितना होता है, 236। ठीक है, तो प्रॉफिट में इंक्रीज कितना आएगा, 4 का। देख लो भाई, सिर्फ 4 का इंक्रीज आएगा, है ना। तो 4 से बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, नया प्रॉफिट 6720। एक दफा आंसर चेक कर दो भाई, 24। देखो आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो 4 से फर्क आया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा था प्रॉफिट में, अब अगर ये वाली चीज ज्यादा होती डिक्रीज वाली तो यहाँ माइनस कर देता मैं। ठीक है, इसमें से ये माइनस करा ना मैंने, तो ये आया, तो ये +4 आया था तो ये ऐड कर दिया प्रॉफिट में, -4 आता तो प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है, बात समझ आ रही है? देख लो भाई सब लोग, ये डन। क्या हो गया, क्वेश्चन तो नहीं खत्म हो रहा। ओके, लास्ट पार्ट है, देखते हैं क्या बोलता है लास्ट पार्ट में। At 31st March 2020, नादिया's trade receivables owed, ओके, इनके कस्टमर्स थे जिनसे नादिया ने पैसे लेने थे 14,500। After preparation of draft financial statement for the year ended 31st March, नादिया discovered the following। नादिया ने कुछ डिस्कवर करा है भाई। 300 owed by DD suppliers या supplies should have been written off as irrecoverable, ओके। और फिर बोलता है provision for doubtful debt 2% of trade receivables should have been created, ओके। बोलता है जर्नल एंट्री बना दो एक और दो की, ओके। बड़ी आसान सी बात है, पहले अमेंडेड हुआ है कौन सी तारीख को, 31 मार्च। 31 मार्च। ये जो जर्नल बन रहा है, ये कौन सा जर्नल बन रहा है, जनरल। ठीक है, अच्छा अमेंडेड हुआ है तो भाई हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले इररिकवरेबल डेट्स कितने के थे, 300 के। और जो आपका ट्रेड रिसीवेबल था उसका नाम क्या था, डीडी सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा 300 से, ये एंट्री बनेगी। फिर उसके बाद आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे, 14,500 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, लेकिन उसमें से भाग कितने के गए, 300 के, तो बचे कितने के, 14। 200 पे कितना परसेंट लगा दो, 284 से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पीबीडी, जिसे पहली बार क्रिएट कर रहा है। तो जब पहली बार क्रिएट करता है तो इंक्रीज की एंट्री बनती है, इंक्रीज इन पीबीडी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होने से इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाती है, डेबिट। तो 31 मार्च इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी कितने से, 284 से, और इंक्रीज इन प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 284 से। ठीक हो गया, तो ये 4 मार्क्स मैंने ये उठाए और मैं आगे बढ़ा जिंदगी। देख लो भाई, कोई मसला, कोई टेंशन अभी तक पेपर सॉल्व करते हुए? सही है, पेपर के आखिरी क्वेश्चन पे आप आ गए हैं, तो अब आखिरी क्वेश्चन जो है, लो भाई
रेशियोज, ये तो मजाक कर दिया इतना आसान पेपर देके बच्चों के साथ। चलो आओ। द डायरेक्टर्स ऑफ के जे के वाई, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले देखो बेटा, इन्फॉर्मेशन में रेवेन्यू गिवन है और परचेजेस, ठीक है। क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। ऑल परचेज एंड सेल्स वाज ऑन ट्रेड बेसिस, ओके। ओपनिंग इन्वेंटरी वाज 8000, ठीक है। तो ये आपको ओपनिंग इन्वेंटरी कैसे पता लगा? ओपनिंग इन्वेंटरी क्योंकि पहली तारीख की दी हुई थी 2019 की, और ये 2020 की दी है सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपको इन्वेंटरी गिवन है क्लोजिंग इन्वेंटरी है, ठीक हो गया? यहाँ तक सवाल समझ आया? रिक्वायर्ड बोलता है रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर कैलकुलेट करें। रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर टू टाइप्स ऑफ प्लेसेस में कैलकुलेट करें। अच्छा, ये रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर एग्जाम में लिखिए खामोश है। अब रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर तो दो टाइप के होते हैं, एक टाइम्स में भी होता है और एक डेज में भी होता है। आपको जब तक एग्जामिनर कुछ मेंशन ना करे तो रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर इन टाइम्स आप निकाल लेंगे। अब टाइम्स निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। क्या मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है सवाल में? नहीं गिवन, लेकिन क्या मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकता हूं? कैसे निकलेगी? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी, सॉरी ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी 8000 की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8000। परचेज कितने की है बेटा? 121 600 18, ओके। और फिर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने की है? 11050 की, क्लियर। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलेगी? ओपनिंग इन्वेंटरी 8000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी 11050 डिवाइड बाय 2। तो पहले इसका एवरेज निकाल लो और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो। 9525 क्या बता रहे हो मुझे? ठीक है, तो 9525 और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है? 11856 ओके। आंसर निकालो 12.45 और आगे क्या लिखेंगे इसके? नहीं लिखोगे तो क्या होगा? ठीक हो गया, क्लियर। जैसे मैच में नहीं बोलते यूनिट लिखा करो, ऐसे करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बोलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। तो आप लोगों ने क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालना है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है ये तो बताओ। ठीक हो गया, सही हो। मैंने वैसे ही बताया था, याद रखने का तरीका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल्स को कहते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, टर्नओवर को कहते हैं सेल्स। तो ये फॉर्मूला बन गया ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय टर्नओवर। इनटू डेज में निकालना है तो एक साल में कितने डेज होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। डन, क्लियर। अच्छा जी, तो ट्रेड रिसीवेबल्स दिए ना, ओके। 28700 लिख दो बेटा। फिर 28700 के बाद उसने बोला था जितनी सेल है सब क्रेडिट है ना, ठीक है। तो सेल्स कितनी है? 209510, ठीक है बेटा। 365। आंसर बताओ कितना आ रहा है? 50, ठीक है। और ये डेज ना हमेशा राउंड ऑफ कर दिया करना, जिधर भी बन रहा हो आगे पीछे, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया करना। 0.5 पे आ जाए, 0.5 अगर कोई वैल्यू आ जाए तो भी राउंड ऑफ करने का आपको तरीका मेरे ख्याल से आता हो, ठीक है। डन, यहाँ तक बात समझ आई? क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूला डन हो गए। अच्छा जी, आगे बोलता है द रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर। The rate of inventory turnover for the year ended 30 April was lower than the previous year, ठीक है। बोलता है कि रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर जो है वो आपका कम है इस बार बनिस्बत पिछले सालों के। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? पहली बात वो ये पूछेगा आपसे। फिर बोलता है दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2020 वाज हायर देन द
प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के जो डेज आए आपके वो ज्यादा है इस बार, तो ट्रेड रिसीवेबल के डेज ज्यादा आना बुरी बात होती है, सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर और ट्रेड्स, ठीक है। और उसके बाद चलो पहले इसको देख लेते हैं, इसके बारे में एग्जामिनर क्या बात कर रहा है। ये कौन सा पार्ट है, देख लो जरा, पहले पार्ट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5 का है, पार्ट बी का, सही है भाई। तो ये लोग आप लोग अपने पास मेंशन कर लीजिए इसको, यहाँ पे आपने खाली चेंज बताने थे, तो चेंज क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले वो बोलता है, पहले किसका था, इन्वेंटरी डेज का क्या हुआ था इस बार, कम आए थे, टर्नओवर कम आया इस बार, ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, रिस्क ऑफ डैमेज टू इन्वेंट्री, इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट, may need to reduce selling price to sell old inventory, cash is tied up longer in inventory, may mean miss business opportunities if insufficient funds। अच्छा, इन्होंने बेसिकली अगर आप ऊपर देखें तो इनका जो इस बार था वो कितना आया था, 12.45 टाइम्स आया था। और इन्होंने ये बोला था कि इनका जो ये आंसर आया है ये पिछली बारी से ज्यादा है या कम है, कम आया। अच्छा, ये टाइम्स कम आने का मतलब क्या है, पहले आप ये क्लियर कर लें। टाइम्स का मतलब क्या होता है, क्या आप अपने बिजनेस में पूरे साल में कितनी दफा इन्वेंट्री खरीद के लाए और उनको आपने बेचा, सही है। यानी कि कैश साइकिल घूमी कितनी बार, अगर आप एक बार लाए एक बार बेचा तो रेट ऑन रेट टर्नओवर एक टाइम, फिर लाए फिर बेचा 2 टाइम, तो इनका कितना टाइम हुआ, 12 टाइम। लेकिन बोल रहे हैं कि पिछले साल इससे ज्यादा इस बार क्या हुआ है, कम हुआ। तो भाई कम क्यों हुआ है, पहले तो हमें ऐसे सोचना है कम क्यों हुआ होगा, रेट ऑन रेट टर्नओवर कम क्यों हो सकता है, आपके दिमाग में क्या लगता है कम क्यों हो सकता है कि भाई सीजनल बिजनेस है, सही है, तो उसकी वजह से डिमांड कम हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका, एक और चीज बताऊं, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचा करो यार। एक बिजनेस है वो सेल करता है 20 लाख की, ठीक है, एक बिजनेस है वो सेल करता है 10 लाख की। दोनों बिजनेस में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया, एक बिजनेस 100% ऊपर सेल्स कर रहा है उससे, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये बंदे का जो रेट ऑलरेडी टर्नओवर है ये 20 टाइम्स है, और इस बंदे का जो रेट ऑफ टर्नओवर है वो 10 टाइम्स, इसका मतलब क्या होगा। देखो यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बड़ा बिजनेस है वो एक साथ इन्वेंट्री लेके आता हो और एक साथ बेच देता हो 20 लाख रुपए की, और एक बंदा है जो 2 बार 10-10 लाख रुपए की इन्वेंट्री लेके आता हो या 3 बार इन्वेंट्री लेके आता हो, टोटल अमाउंट 10 लाख की बनती हो और वो उसको बेच देता हो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो एक ही साथ सारी इन्वेंट्री लाके बेच देता है और एक बंदा जो बार बार इन्वेंट्री लाके बेच देता है, ज्यादा बेहतर कौन सा बिजनेस है? देखो, हमेशा देखो, अगर तुम ज्यादा इन्वेंट्री लाओगे, अगर तुम ज्यादा इन्वेंट्री लाओगे तो उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान आते हैं। देखो, जब तुम ज्यादा इन्वेंट्री लाओगे तो तुम एक प्राइस पे लेके आओगे, और अगर तुम बाद में लेने जाओगे तो हो सकता है उसकी प्राइस में चेंज आ जाए, और नॉर्मली इन्फ्लेशन का दौर है तो उसके अंदर प्राइसेस इंक्रीज ही होते हैं। अगर तुम ज्यादा इन्वेंट्री खरीद के लेके आते हो तो तुम्हें प्राइस कम पड़ जाएगी एक तरीके से, ऑन एवरेज जब तुम उस पूरे महीने उस सामान को बेचोगे तो तुम्हें प्राइस क्या हो जाएगी, कम में पड़ेगा वो सामान। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज गया, मैं सामान लेके आया 10 लाख रुपए का, और मुझे हर एक यूनिट जो है वो मुझे मिला, या चलो इन वैल्यूज को छोटा कर लेते हैं, मैं आज गया, मैं सामान लेके आया 1000 रुपए का और हर एक यूनिट मुझे मिला 100 रुपए का, ठीक है। मैं फिर 10 दिन बाद गया 1000 रुपए का सामान खरीदने के लिए, लेकिन इस बार मुझे हर एक यूनिट कितने का मिला, 110 रुपए का मिला। बात समझे। अब अगर एक बिजनेस एक साथ ही पहली दफा ही 100 रुपए का सामान ले आता, और एक बिजनेस जो दोबारा जाता और दोबारा 110 के हिसाब से सामान लेके आता, तो फायदे में कौन सा बिजनेस होगा? जो एक साथ लेके आया, जो एक साथ लेके आया उसका प्रोज ये है कि वो एक पुराने रेट के ऊपर सामान लेके आया होगा, तो उसका ये तो फायदा है। लेकिन नुकसान क्या है, हो सकता है उसका ये सारा सामान ना बिक पाए, एक्सपायर हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है जब वो इतना सामान अपने पास रखेगा तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, ये भी एक नुकसान नजर आता है। और नुकसान हमें ये नजर आता है कि ये जो इतना सारा इसमें सामान रखा हुआ है, अगर कोई फायर, अर्थक्वेक या फ्लड आ जाए जिसकी वजह से इसको जो लॉस उठाना पड़ेगा वो ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके वेयर हाउस में माल ज्यादा पड़ा हुआ। बात समझ आती है। तो जहां फायदा है ना वहां नुकसान आती है, वहां पे नुकसान आती है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने यहाँ पे यही बातें करी है कि भाई रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, रिस्क ऑफ डैमेज इन्वेंट्री, रिस्क ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, मे नीड टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू सेल द ओल्ड इन्वेंट्री, पैसा गिराना पड़ सकता है,
मे मिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ इनसफिशिएंट कैश। अगर ज्यादा इन्वेंट्री रख लेगा तो पैसा कम होगा, ठीक है। ज्यादा पैसा करंट एसेट में मौजूद है लेकिन किस शक्ल में मौजूद है, इन्वेंट्री की शक्ल में। कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं से कोई और बंदा सस्ते में सामान बेच रहा था, उस टाइम पे आपके पास कैश नहीं, आप नहीं खरीद सकते, तो ये प्रॉब्लम बात समझे। अच्छा अब हम बात करते हैं जो रेट ऑफ इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर था मेरे बेटा, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का 50 डेज आया, वो बोल रहा है कि इस बार ये ज्यादा आया है पिछली बार से, ऐसा ही, ठीक है। तो भाई ये ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या बढ़ जाएंगी, आप सोचो, ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या बढ़ जाएंगी, हमें ये सोचना है। देखो यार, जितना ज्यादा कोई कस्टमर टाइम लेगा ना पेमेंट करने का, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बेड रेट हो सकता है, सबसे बड़ा मसला। क्योंकि कोई बंदा जितना ज्यादा पीरियड दोगे ना उसको पेमेंट करने का, वो उतना ज्यादा उसके दिमाग के अंदर वो चीज निकलती जाती है, सही। ऐसे ही आपके साथ भी होगा, आपने अगर कभी किसी को पैसे देने होंगे तो अगर आपको 3-4 महीने हो गए फिर याद आया, बोलते हो उसे याद नहीं, मुझे भी याद नहीं रखा, राइट। तो ये नॉर्मल सी बात है, तो ये एक गलत बात भी है, नॉर्मल सी बात नहीं है। कैसी तारीफ दे रहा हूँ मैं, गलत बात है। अच्छा बोलता है रिस्क ऑफ इरेगुलर डेट्स, तो भाई डेट्स जो है वो उसका रिस्क बढ़ जाएगा आपका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मे बी रिक्वायर्ड, तो आपको फिर प्रोविजन भी चार्ज करना पड़ जाएगा, क्योंकि जितना लंबा पीरियड होता है उतने एजेस के हिसाब से भी प्रोविजन चार्ज किया जाता है। क्योंकि प्रोविजन चार्ज करने के दो तरीके थे, या तो परसेंटेज लगाओगे या एज ऑफ डेट के थ्रू, वो देख लेना उसको, एज ऑफ डेट के थ्रू भी प्रोविजन को चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल में नीड टू बी रिव्यूड, ठीक है भाई। कैश टाइड अप इन ट्रेड रिसीवेबल्स, यस ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल है वो उसमें कैश टाइड अप रहेगा, और उस टाइड अप रहने की वजह से तुम अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाओगे, ये एक और प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है। may mean miss business opportunities if insufficient cash, may affect the significant as sales are on, may effect may be significant as all sales are on credit, yes। अगर कोई पेमेंट नहीं आती, बड़ी पेमेंट नहीं आती, तो तुम्हारी सारी सेल्स क्रेडिट के ऊपर थी, बड़े नुकसान में पड़ जाओगे। क्लियर, ये वाली बात समझ आई। तो उसने ये पूछा था भाई ये जो चेंज है इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, तो हमने वो चेंज देखे। अच्छा अब आगे क्या बोलता है, आगे वो आपसे बोलता है अगला पार्ट अगर हम देखने जा रहे हैं, ओके यही पार्ट करेंगे आप, यस। अब बोलता है ये भी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, बोलता है द डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, उनका लेवल बढ़ा हुआ था तो ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके वो परेशान है। बोलता है दे आर कंसीडरिंग इंट्रोड्यूसिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1% फॉर पेमेंट विद इन 21 डेज और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ओवरड्यू आफ्टर 30 डेज, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि यार ये जो क्रेडिट कंट्रोल है ना, ये हमसे हो नहीं पा रहा, ये जो कस्टमर है इनसे हम टाइमली पैसे ले नहीं पा रहे, तो हम एक काम करते हैं, इनको लालच देते हैं, और लालच ये देते हैं कि अगर तुम मेरे ख्याल से 21 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो हम तुम्हें 1% का डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और अगर तुम 30 डेज एक्सीड कर जाते हो पेमेंट करने में तो हम तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सवाल समझ आ गया, सवाल क्या है सबसे पहले तो। अब वो ये बोलता है कि advice, okay, the director whether they should introduce cash discount policy or the interest charge policy, justify your answer by providing one advantage and one disadvantage of each policy। देखो यार, सबसे पहले डिस्काउंट अगर दोगे तो इसका डिस्काउंट देने से फायदा क्या है, फायदा सोचो। फायदा यह है कि तुम्हें हो सकता है कस्टमर अर्ली पेमेंट कर दे, अर्ली पेमेंट करने से तुम्हें एक और फायदा यह है कि तुम्हारे बेडेड होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि यार ये जो 1% है ये तो बहुत कम है। बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे चल भाई 1% से मेरा क्या बनता है, 100 रुपए में मेरे ख्याल से 1 रुपए, हाँ ऐसे ही बन रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, ये जिससे मुझे क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं आराम से टाइम पे पेमेंट करूँ, सही। लेकिन जो डिसएडवांटेज है, जो आप अपनी ये क्या कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके ऊपर होगा। फायदा तो है कि टाइमली पेमेंट आ जाएगी उससे, हाँ लोग डरेंगे और इंटरेस्ट देने से घबराएंगे, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे लिए वो कस्टमर है, मैं तो उसके लिए सप्लायर हूँ ना, तो वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्यों खराब करेगा। मैं दूसरे सप्लायर को बोलूंगा यार साला पैसे टाइम पे नहीं देता, इसको सामान नहीं बेचना, नहीं बेचेगा, वो भी बचेगा, वो भी अपने पैसे से। तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा करने के लिए वो क्या करेंगे, वो टाइमली पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज से बचने के लिए वो टाइमली पेमेंट करेंगे मुझे, सही है। लेकिन नुकसान क्या, नुकसान चार्ज करने से ये है कि मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ लेकिन मेरा बराबर वाला सप्लायर है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो मेरा कस्टमर उठेगा और उसके बाद चला जाएगा कि यार ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फालतू में डिले हो गया तो पैसा ऊपर देना पड़ेगा, उससे खरीद लो। आप कस्टमर लूज कर सकते हो। तो कुछ फायदे तो कुछ नुकसान है। आओ एग्जामिनर के फायदे नुकसान भी पढ़ते हैं कि वो क्या बोलता है हमारे इस बारे में। ओके ये हम पढ़ रहे थे 5C। कैश डिस्काउंट के एडवांटेजेस देखते हैं पहले, भाई एडवांटेजेस क्या दे रहा है।
Cash will be received significantly earlier. Yes. Good customer relations are maintained. Credit control cost may be reduced. Irrecoverable debts may be reduced. ये बातें हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके हैं. उसके बाद बोलता है डिसएडवांटेजेस. कैश डिस्काउंट विल बी लेस कैश विल बी रिसीव. यस, ये एक डिसएडवांटेज है जो मैंने भी मिस किया कि कम कैश आप रिसीव करोगे. आप सही है, डिस्काउंट दे रहे हो ना तो कैश कम रिसीव होगा. 1% may not be enough to encourage earlier payment. Okay, very good. और बोलता है if customers have insufficient fund to pay, the cash discount may have no effect. नॉर्मल सी बात है. तो बोलता है इंटरेस्ट के ऊपर क्या मसला है, एडवांटेजेस. मोर कैश मे बी रिसीव. यस, जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा. कैश मे बी रिसीव अर्लियर. यस, वही ऊपर वाली बात नीचे भी लिखी. interest receive will be increase profit. ठीक है, will increase profit. Irrecoverable debts may be reduced. ठीक है, तो ये देखो आधे पॉइंट्स तो उसने वही लिखे जो ऊपर लिखे हुए थे, वही नीचे भी लिखे हैं उसमें. सही है. डेट्स वाला पॉइंट अगर आप देखें तो ये इसने सेम लिखा. एक और मैं पढ़ रहा था कैश आपको अर्ली मिलेगा. यस, ये दो पॉइंट इसने क्या कर रखे हैं, सेम ही लिखे हैं यहाँ पे ऊपर और दोनों में कोई फर्क नहीं. सही है. अच्छा जी, लेकिन आप डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में उसने बोला कस्टमर रिलेशनशिप में बी वर्सन. उसका होता है इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एक और खर्चा बढ़ जाएगा. कस्टमर में रिफ्यूज टू पे इंटरेस्ट. हाँ, मना कर सकते हैं. कस्टमर में फाइंड ऑल्टरनेटिव सप्लायर. वो एक और ऑल्टरनेटिव सप्लायर हो सकता है. तो वो उन्होंने वही दो बातों को तो ये घुमा के लिख दिया. ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कैसे बढ़ेगी ये मुझे समझ नहीं आई. ये बात कि बढ़ कैसे सकती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से. जो बंदा कंट्रोल अकाउंट तो बनता ही होगा ना आपके कारोबार का, उसमें रिकॉर्ड होगा ना. सही है. तो मतलब पता नहीं, शायद कोई उसकी अलग लॉजिक हो. लेकिन खैर, कस्टमर रिलेशनशिप खराब हो सकती है अगर डिले पेमेंट हो जाए. तो डिले पेमेंट होने की वजह से क्या होता है कि आप कस्टमर को बोलो कि भाई अब तुमने इंटरेस्ट देना है, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो रिलेशनशिप खराब हो सकती है आपके साथ. सही है. अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है सवाल में. अब वो आपसे बोलता है, देखें, अब वो आपसे बोलता है द इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट अफेक्ट्स बाय द बिजनेस अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके. Explain the director of JKY Limited the importance of the following objectives in selecting the company's policies. अच्छा जी, अब वो बोल रहा है भाई इनके बता दे भाई क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले है कंपेरेबिलिटी. ठीक है. और फिर ये 2 मार्क्स के लिए उसने दी हुई है. अब 2 मार्क्स के लिए हम बात करते हैं. हम क्या बात करेंगे, अभी हम लोगों ने कंपेरेबिलिटी के बारे में बात करी थी और वो क्या थी, वो आप यही लिखेंगे पेपर के अंदर. Comparability is the level of standardization of accounting information that allows the financial statement of multiple organizations to be compared to each others period to period and business to business. Clear? यहाँ तक बात समझ. आपने यही इसी तरीके से आंसर लिखना है. मार्केट स्कीम में देखते हैं कि मार्केट स्कीम में एग्जामिनर किस तरीके से आंसर लिखता है ताकि उससे हमारा थोड़ा सा और आइडिया भी बढ़ेगा. तो हम मार्केट स्कीम पे आते हैं. तो ये पहले कंपेरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. बोलता है, देखो बेटा, बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर. हमने ईयर टू ईयर की बात करी है और बिजनेस टू बिजनेस की बात करी थी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद सिमिलर बिजनेसेस, ये उसने बात यहाँ पे करी. एनी चेंज इन द कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द इफेक्ट ऑफ द चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड. यस, अगर कुछ चेंज करते हो तो आप डिस्क्लोज भी करोगे. राइट. तो ये देख लो और तुम वहां पे देख लो तो तुम्हें ज्यादा बेहतर आंसर मेरे हिसाब से इस तरीके से लिखना ताकि पॉइंट भी पूरे क्लियर हो और बात भी मेंशन हो सही से कि भाई बात क्या की गई है. क्लियर हो गई बात. ठीक है. इसका मतलब क्या था, मतलब यही था जो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि भाई कंपैरिजन आसान होना चाहिए, सिंपल कंपैरिजन होना चाहिए. अच्छा, मैंने आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करी थी इसके अंदर. कॉस्ट के बारे में बात करी थी. कॉस्ट मेंशन कर रहे हो तो ऐसे ही करना. डॉलर्स के बारे में मेंशन करी थी. लेकिन मार्क्स 2 है. मैं 2 मार्क्स के लिए इतनी बातें थोड़ी बताऊंगा. ये तो अगर उसने मुझे ज्यादा मार्क्स का दे दिया तो मैं सोचूंगा यार और क्या क्या बातें कर रहे थे उसमें, हम लास्ट में वो सब लिख दूंगा. डन. क्लियर. आगे सुनो. फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अगला क्या पार्ट मांगा हुआ है मुझे बता दो. अगली चीज क्या है, रेलेवेंस. अच्छा, रेलेवेंस को देखो. तो रेलेवेंस के बारे में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो रेलेवेंस है दैट द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अकाउंटिंग सिस्टम, जो भी अकाउंटिंग ये आप बनाएंगे, ये सारी चीजें जो भी बनाई जाएंगी should impact the decision of someone pursuing the information. जो भी इस इंफॉर्मेशन को देख रहा है ना, वो इस इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन लेने में उसको आसानी है, डिसीजन लेने में मुश्किल ना हो. सब कुछ इस इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद. सही है. जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो. और वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कब होगी, जब उसके अंदर कंटेंट ऑफ
इंफॉर्मेशन पूरा होगा और उसको टाइमलीनेस उसके अंदर की गई होगी, यानी कि वो एक बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। डन। अब एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर का पॉइंट पढ़ते हैं, द इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट इज केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन बीइंग मेड। यस, बात उसने भी यही करी है घुमा फिरा के। उसने क्या बोला है कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो केपेबल हो इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन बीइंग मेड, यानी कि वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम फॉर डिसीजन टू बी टेकन, टाइमलीनेस वाली बात करी उसने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोलता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हेल्प द डायरेक्टर टू इवैल्यूएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। वो बोल रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग की बात उसमें करती है, मजीद आगे भी दोबारा घुमा फिरा के कि वो अपने इन चीजों को देख के अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स को इवैल्यूएट कर सकता है, चेक कर सकता है, अप्रेस कर सकता है कि भाई कैसे जा रहे थे उसके साथ, सही। और उसके बाद फिर वो उनको देखते हुए डिसीजन ले। तो ये जो पहला वाला है ना, ये रेलेवेंस जो है, ये डिसीजन के लिए काम आता है। लेकिन डिसीजन इसने यहाँ पे खाली किसके डिसीजन की बात करी है, डायरेक्टर के, नहीं इसने सिर्फ डायरेक्टर की बात करी है ना, सही है। लेकिन हमने जो बात करी है, हमने क्या बात करी है, हमने तमाम लोगों के बारे में बात करी है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, बैंक, सबके बारे में। अगेन 2 मार्क्स मैक्सिमम 2, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट्स, एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट, तो यू विल एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं है कि वो लगेगा फकीर है हमारा एग्जामिनर, ऐसा नहीं, ये अच्छा ही है उसको। तो लेकिन वो वाली जो मैंने बातें करी है ना, ये थोड़ा सा प्रॉपर्ली थोड़ा सा ध्यान कर लो, इन बातों को थोड़ा सा बिठा लो तो आप इसको अच्छे से लिख पाओ। बात समझ आती है? देन आगे बताओ आप क्या कंप्लीट हो गया पेपर ये वाला, सही। ये एंड में तो सिर्फ थ्योरी 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 पूछी है और तो इसने कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। ये रेलेवेंस पूछा था इसमें लास्ट में, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स हम लोग और मार दिए। तो आप मुझे बताओ, आप अगर ये पेपर अभी बैठ के आप दो इस टाइप का पेपर, तो कितने मार्क्स खो सकते हो? 5-6 से ज्यादा तो नहीं खो सकते। 5-6 से ज्यादा आपको लग रहा है कि आप अभी 5-6 से ज्यादा खोएंगे? 5-6 से ज्यादा नहीं खोने। तो 5-6 अगर खो रहे हो तो ए स्टार पे तो होना कुछ नहीं होता, लेकिन हो सकता है वो दिन आपका अच्छा हो तो आप वो 5-6 भी ना करें। तो आज हम लोगों ने ये जो हमारा पेपर था, ये कौन सा पेपर था, ओके, तो ये हम लोगों ने